नमस्ते दोस्तों, मैं दीपक जोशी आपका ये 6th इंटरव्यू में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा कंटिन्यूस 6ठा इंटरव्यू है। हमने नक्की किया कि हर शनिवार को शाम को मैं आपके सामने एक न एक महान व्यक्ति को लेकर आऊंगा जो हाई प्रोड्यूसर है। और दोस्तों, प्रोड्यूसर बहुत लोग होते हैं, लेकिन जब एक लेडीज अगर अचीवमेंट करते हैं, मतलब घर को संभाल के, फैमिली को संभाल के अचीवमेंट करते हैं, वो भी कंटिन्यूस अचीवमेंट करते हैं और ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि जिनके लिए ये उपलब्धि पाया वो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। तो ऐसे हमारे कमिटमेंट को उसके पार्टिसिपेंट जिन्होंने पिछले 5 साल से कंटिन्यूस एमडीआरटी करे और इस साल उनका सपना सीओटी है और अभी उनका ऑलरेडी एमडीआरटी हो चुका है। दोस्तों, एमडीआरटी से बहुत आगे चल चुके हैं, बहुत अच्छे सेल करते हैं, एकदम पावरफुल कमिटेड लेडी है। सो मैं आपको चाहूंगा सभी लोग तालियों के गड़गड़ाहट के साथ हमारे जयश्री कुलकर्णी मैडम को इनवाइट करेंगे। सो जयश्री मैडम, आपका हार्दिक स्वागत है आज के यूट्यूब इंटरव्यू में। नमस्ते। नमस्ते। तो जयश्री जी, मैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। एक बात बताइए, आप इंश्योरेंस एजेंसी लेने के पहले क्या करते थे? आपकी शादी, आपका फैमिली कुछ बैकग्राउंड बताइए। 1997 में शादी हुई है सर। और उसके बाद मुझे खूब बहुत जिद थी कि मेरा एक अलग सा नाम हो, मेरा खुद का। गुड। तो देखो, ये सपना है ना, तो हाँ, साकार होता है। कहीं ना कहीं अंदर से था कि मेरा कुछ नाम होना चाहिए। अच्छा, हाँ। शादी के पहले आपका मायका कहाँ था? नासिक में ही था कि और कहाँ था? शादी के पहले सर मेरा मायका नासिक में ही था। पिताजी जो नोट प्रेस में काम करते थे और मम्मी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से काम करते थे। लेकिन शादी के बाद उनको भी उनके ससुर जी ने, मेरे दादाजी ने ये कहा कि अभी आप आगे नौकरी नहीं कर सकते। तो मम्मी बोली अभी मैं तो सर्विस कर रही थी तो क्या करूं। तो हमारी जो बहुत खेती थी ना सर, वो कुल कायदा बोलते हैं उसमें चली गई थी। तो बोले तुमको जो अगर करना है ना तो जाओ, वो जमीन खेती बाड़ी है ना तो उसको आपको वापस ला सकते हो तो लाओ। तो वो नगर जिले में टाकली मियाँ गांव करके है सर। तो मम्मी ने खुद ने स्ट्रगल करके वो खेती 100 एकड़ से खेती बाड़ी है। तो उन्होंने उनका अलग से नाम ये किया था, तो मेरे में भी उसमें से ही उनके भी कुछ आपके अंदर जो जज्बा है वो आपकी माँ के संस्कार है और माँ ने किया करके आपको भी दिखे। देखो, माता पिता का रोल कितना बड़ा होता है, इसके लिए हमेशा पूछता हूँ आपका फैमिली बैकग्राउंड बताइए। और पिताजी ने मम्मी उनकी मेरी दादी जी थी, उनका 97 एज तक उन्होंने अकेले संभाला था पिताजी ने। तो उनके साथ यानी उनका सब अभी कैसे उम्र के हिसाब से ना, तो वैसे तो दादी जी ने हमें संभाला है, हम उनको नहीं संभाल सकते। गलत बात हो गई सर, मैं सॉरी कहना चाहती हूँ। बट ये दादी जी को पूरा संभाल के, मेरे शादी होने के बाद पापा ने उनका पूरा खाना पकाना, देखभाल करना और वो प्रेस में जाना आना उन्होंने अकेले संभाला था। मेरा स्कूल का बैकग्राउंड था वो जो टाकली मियाँ जिला वो नगर डिस्ट्रिक्ट से हुआ और आगे का मैं 12th तक पढ़ी। उसके बाद FY BA, फिर उसका एजुकेशन में नासिक से की है सर। गुड। तो आपने कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मेरा ग्रेजुएशन हो गया सर, शादी के बाद हो गया ग्रेजुएशन। FY में शादी हो गई और ग्रेजुएशन उसके बाद हो गया। उसके बाद क्राफ्ट टीचर का कोर्स किया। उसके बाद हस्बैंड ने आपको सपोर्ट किया? शादी उसी बेस में की गई सर कि आप आगे चल के इसको जो करना है वो करने देंगे तो करेंगे। वाह बहुत बढ़िया। और उसके बाद सर मैंने क्राफ्ट टीचर का कोर्स किया, बाद में ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया, बाद में मैंने एक स्कूल में जॉब भी किया। और उसके बाद मेरे हस्बैंड को बोल रही थी कि मुझे मेडिकल खोल के दीजिए, मैं मेडिकल चलाऊंगी गांव में। तो वो बोले नहीं, कोई गलत गोली दे देगी। और तो फिर उन्होंने मेडिकल का बाद ये किया। तो फिर हमारे गांव में उनके ही मित्र हैं वो जो एजेंट है, तो उन्होंने साथ में पेयरलेस का काम किया था सर। तो वो बोल रहे थे बहुत दिनों से कि आप एजेंसी ले लो। पेयरलेस में आगे नहीं जा पाए तो इसमें आगे चलेंगे। तो उन्होंने जिद करके बोले तू नहीं करेगा तो भाभी जी को दे दे।
तो एजेंसी उन्होंने ही फॉर्म भर दिया, उन्होंने सब कंप्लीट किया और मैं 2008 में 12/2/2008 में मैं एजेंसी ले ली। तो गैप बहुत हो गया था ये स्कूल का और इसका, मेरा कॉलेज का और ये अभी पढ़ाई और ये सब कैसे है ना, इंश्योरेंस में क्या होता है, ये मर गया इसका, वो जो एजुकेशन भी था तो मेरे सपने में भी आता था कि ये मैं क्या पढ़ रही हूँ और क्या, मुझे पता नहीं था सर LIC बैकग्राउंड क्या होता है। और मैं बोली ये क्या होता है कि मर जाने के बाद ये होता है वो होता है, मेरे सपने में वैसे ख्वाब आने लगे। मैं बोली मैं ये पढ़ाएंगी नहीं करूंगी, खाली मैंने उसके जो मैथमेटिक्स थे वो मैंने ये क्लियर कर लिए और मैं पास ऑन हो गई, दूसरा नंबर आ गया था सर, मुझे पास होने की भी ये नहीं थी लेकिन दूसरा नंबर आ गया उसमें। तो आपके डेवलपमेंट मैनेजर कौन है? मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर सर विश्वास पाटिल सर है। विश्वास पाटिल जी। हाँ, वो भी हमारे गांव से ही, बारेगांव पिंपरी करके गांव है सर हमारा। मैं रूरल में रहती हूँ, नासिक से 45 किलोमीटर्स इधर आता है। वो भी आईओए से जुड़े हुए, मुझे पता है, बहुत एजेंटों को आईओए में भेजते हैं, उनको मालूम है यहाँ जो भी एजेंट आता है उसका सक्सेस हो जाता है, तो सबको पकड़ पकड़ के भेजते हैं। जब मैं नासिक आता हूँ तो हमेशा मिलने को आते हैं। सही बात है, सही। यस। आईओए में LIC में आने के बाद काम कैसा चला? LIC में सर 2008 में एंट्री होने के बाद मुझे कुछ पता नहीं, मैं हवा में हो गई कि मैं पास हो गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि आगे क्या करना है। फिर हम उसके बाद फरवरी में हमने एजेंसी पास कर ली, फिर हमें मार्च में हम गए, ऐसे ही सर ने फोन किया तो गए। सर बोले अभी काम का क्या है मैडम? मैं बोली क्या रहता है काम का? तो फिर एक नोटबुक दे दी गई और उन्होंने प्लान समझाए। तो मार्च में ही मैंने इतना काम किया, मेरा 10 पॉलिसी हुआ था, लेकिन मेरा कमीशन मेरा पैन कार्ड की वजह से रुक गया। ओह, पैन कार्ड नहीं था तभी? हाँ नहीं, मेरा अकाउंट भी नहीं था सर। अच्छा। तो पैन कार्ड फिर मैंने उसके लिए खोला था, पैन कार्ड की वजह से कमीशन रुक गया। तो फिर पैन कार्ड आया तो कमीशन आ गया। तो पहले साल से ही मैंने सर 100 पॉलिसी स्टार्ट कर दी थी। बढ़िया। हर साल तो 100 पॉलिसी पहले साल से, मतलब आप जो पहले से मेहनत करना था, कुछ करना था। Yes, तो मेरे बच्चे भी छोटे थे सर, मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़की है स्मिता नाम है, बेटे का नाम स्वामी करके है। तो बेटी अभी फार्मेसी लास्ट ईयर उसका फाइनल हो गया है, M.Pharm में भी उसका क्वालिफाई हो गया है सर आपके आशीर्वाद से। चंडीगढ़ कॉलेज में नंबर भी लगाया है सर उसका। और बेटा 12 साइंस पास हो गया है सर। ऐसा मेरा ये था। और जब मैंने स्टार्ट किया था सर एजेंसी के लिए, उस टाइम 1 महीने का ट्रेनिंग रहता था, तो 2 डिग्री सेल्सियस तापमान था सर। और क्लास में तो आपको पता ही है कि वो अगर हम अटेंडेंस ठीक से पहुंचे नहीं तो वो निकाल देते थे। तो सर मैं 8:45 बजे सब काम निपटा के 8:45 बजे गाड़ी पकड़ के उससे 15 मिनट पहले पहुंच जाती थी। तो स्ट्रगल का ये मम्मी की वजह से और पापा की वजह से खुद में था ही, तो कर पाई सर। आप सबके आशीर्वाद है, मैं स्वामी समर्थ भगवान को बहुत मानती हूँ, उनके आशीर्वाद से सर हो पाया। और मेरे बेटे भी इतने छोटे थे, वो भी अकेले रह के उन्होंने सपोर्ट किया, इसलिए मैं कर पाई। मेरे हस्बैंड, हम सबने सबका आशीर्वाद से हो पाया सर यहाँ तक। गुड गुड। तो आपका जर्नी कैसे चलते गया? फिर पहले साल 100 पॉलिसी, हर साल 100 पॉलिसी करते थे? हर साल सर 100 पॉलिसी। हस्बैंड का सपोर्ट था, उनके कंपनी से भी हम काम करते थे कि कैसे, तो वो मैं बताती थी, वो भी बताते थे। उस टाइम जीवन सरल था, उसका चार्ट लेके वो बोलते थे कि करवा लो। मैंने PSC भी लगवाए थे कंपनी में, तो उसकी वजह से 100 पॉलिसी, खाली मार्च में 70 पॉलिसी 70 पॉलिसी हमने किए थे। एक साल 80 पॉलिसी किए थे। तो वैसे कोई टेंशन नहीं था। मैं हर दिन मैं सवेरे का फाइनल करती थी। मिस हस्बैंड का टिफिन दे दिया, बच्चों का पूरा निपटा के 9 बजे बाहर निकलती थी। खाना 12 बजे पहले से घर में आने का नहीं, मीटिंग करने का। और मैं ये सोच के रखती थी कल मैं किनके पास जाऊंगी, उनसे करवाऊंगी। मैंने आज तक सर ऐसी पॉलिसी किए हैं जिनकी बेटी एजेंट है, उनकी पॉलिसी ली उनकी पॉलिसी ली हुई हो, जिनका बेटा एजेंट है उनकी भी पॉलिसी ली, जिनकी बहन है उनकी भी पॉलिसी ली हो, और अभी जो एजेंट है खुद उनकी भी पॉलिसी मेरे पास है सर। तो कर पाई सर, सब ऐसा होता है। तो फिर मैं झट से ZM क्लब मेंबर बन गई, जोनल क्लब मेंबर।
फिर उसके बाद सीएम क्लब मेंबर बन गए। उसके बाद मैं सर एमडीआरटी 2017 में बनी। आप आईओई में कब आए? आईओई में 2017 में ही एंट्री हो गई सर। 17 में है। हाँ, तो बेसिक कोर्स किया, उसमें जाग गए कैसे काम करना और अच्छी तरीके से। और उसमें से क्या हुआ सर, 2017 तक हम क्या करते थे, थोड़ा सा रिपीट का प्रॉब्लम आया था, 1 हफ्ता भरो, 2 हफ्ते भरो, वो करते थे, ज्यादा नहीं करती थी लेकिन बट करती थी। लेकिन 2017 में जब हमने बेसिक स्टार्ट किया, बेसिक के बाद तुरंत एडवांस का भी मैंने कोर्स कर लिया। मुकेश सर आए थे नासिक, तो मैंने वो भी ज्वाइन कर लिया। तो उसमें हमें रिबीट का जो कोर्स दिया था, रिबीट में बताया गया कि क्या काम कर रहे हो। तो एक एमडीआरटी सर हो गया था, लेकिन उसमें तो क्या किया था, रिबीट दिया था। मजा तो आया था, लेकिन उतना नहीं आया था। जब उन्होंने सिखाया ना सर आप लोगों ने, उस आशीर्वाद से सर, उसके बाद का जो एमडीआरटी है, पूरा का पूरा पैसा हमारे जेब में है सर, आपकी दया से। बहुत लोग का ऐसा है, जो भी आईओई में आए ना, बेसिक तक आए तो उनको पता नहीं, लेकिन एडवांस किया तभी रिबेट किया तो सभी ने रिबेट छोड़ दिया। और बहुत लोग जिन्होंने रिबेट कोर्स नहीं किया है ना, उनको ऐसा लग रहा है कि हम रिबेट बगैर काम ही नहीं कर सकते। बहुत लोग इस दिन एमडीआरटी, सीओडी, टीओडी एजेंट भी ऐसा मानते हैं कि हम रिबेट बगैर काम नहीं कर सकते। और अच्छी बात है, 28 तारीख को रिबेट कोर्स चालू हो रहा है, 28 अगस्त को, और 29 अगस्त को एडवांस चालू हो रहा है। ये 15-16 अभी बेसिक भी 3 दिन के बाद है, इस फ्राइडे सैटरडे संडे को ये। सही बात है। यस, बढ़िया है सर। आप उसमें तो ये हमें ये बताया जाता है कि पहले बेसिक तो ऐसा है कि जागो, और एडवांस है भागो। और जो बाकी के कोर्स है ना, तो कैसे चुन चुन के लाओ, चुन चुन के हम किधर भी जाते हैं। कॉर्पोरेट में बोलते भगाओ भगाओ, हाँ। काम यानी कैसे दादागिरी से धंधा लाना है, तो ये भी कर सकते हैं, और अननोन से भी कैसे काम करवा सकते हैं। सर मैं सब प्रोजेक्ट आपके यूज करती हूँ, जो चाइल्ड एजुकेशन है, या मैरिज का है कन्यादान करके, या मैं जो रिटायरमेंट प्रोजेक्ट है, सभी पे मैं काम करती हूँ सर। जैसे जिसको जो चाहे उसको वो देके वो भी खुश रहते हैं, और हम भी बहुत खुश रह रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अरे अभी का वर्किंग स्टाइल बताइए। अभी आपका ये चौथा एमडीआरटी है? हाँ सर। इस साल अभी तक आपका ऑलरेडी एमडीआरटी हो चुका है। बहुत अच्छा लगा। तो एक तो पहले से वर्किंग स्टाइल, क्या काम करते, कितने लोगों को मिलते वो बताइए, फिर हम देखेंगे आप सेलिंग कैसे करते, फिर ऑब्जेक्शन कैसे आते वो देख लें। सर वर्किंग स्टाइल ये था कि मैं खुद ही पूरा काम निपटा के सवेरे उठ के मैं खुद कर लेती थी। लेकिन नहीं, अभी का जो वर्किंग स्टाइल क्या है? हाँ, तो अभी का सर आपने सिखाया है कोर्स में कि हमने कैसे 2 हाथ तो काम ज्यादा नहीं कर सकते, हमें हाथ बढ़ाना, टाइम तो नहीं बढ़ा सकते लेकिन हाथ बढ़ा सकते हैं। उसकी वजह से मैंने जो है बाकी कामों के लिए मैंने हाथ बढ़ा दी थी, जैसे आपने सिखाया था। कॉर्पोरेट कोर्स में ये सब सिखाया जाता है। या ऑफिस के लिए भी सर स्टाफ है मेरे पास। कितने लोगों का स्टाफ है आपका? मेरा मेरे यहाँ जो ऑफिस है, मैं सिन्नर में रहती हूँ सर, यहाँ 2 स्टाफ है मेरे पास, और नासिक में भी 2 स्टाफ है। तो 2 जगह आपकी ऑफिस है? हाँ, 2 जगह सिन्नर में भी ऑफिस है, और सिन्नर मेरे ख्याल बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है ना? यस सर, दक्षिण भारत में इसका नाम नंबर 1 में लिया जाता है। या बढ़िया। हाँ, तो इसमें जो आपने ये सिखाया है कि ग्रुप ग्रेजुएटी वगैरह कंपनी का, वो भी मैं करवाती हूँ। तो सिन्नर में भी अच्छा खासा नाम हो गया। जो मेरी मन्नत थी वो आपकी दया से पूरी हो गई, सभी जगह नाम हो रहा है। मन्नत होती भगवान पूरी करता ही, क्योंकि मन्नत रखवाता ही भगवान है ना, और पूरी भी वही करवाता है। तो मन्नत देखना वो बहुत जरूरी चीज है। भगवान को प्रार्थना करो, सब हो जाता है। तो अभी आप तो क्या करते हैं? आपने बोला अभी आदमी लोग से काम करवा लेते, आपका वर्किंग शेड्यूल क्या है? वर्किंग शेड्यूल सर, मैं सवेरे 5 बजे मैं उठ जाती हूँ। उसके बाद ऑनलाइन जो मेरा हेल्थ के लिए मैं एक घंटा का मैं हेल्थ का मेरा खुद का एक्सरसाइज करती हूँ सर। ओके, वेरी गुड। 6 बजे तक ये होता है। 6 बजे के बाद मैं पूरा वॉश वगैरह लेके मेरा भगवान का थोड़ा सा मेडिटेशन करती हूँ। उसके बाद खाना वगैरह पकाती हूँ। तो 8 बजे हस्बैंड निकल जाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा घर का काम ये प्रिपेयर करके सवेरे ही लोगों को बर्थडे का विश करके कर देती हूँ, मैसेज करके, फिर फोन करके। तो उसके बाद मेरा आज का क्या प्रोग्राम है वो थोड़ा मेडिटेशन करती हूँ।
जिसको फोन करना है, मीटिंग है, वो भी एक बार देख लेती हूँ। फिर स्टाफ आता है, स्टाफ को सब काम दे के मैं फील्ड पे निकल जाती हूँ। तो ऐसा मेरा शेड्यूल है सर। कितने लोगों को दिन में मिलते? दिन में सर ऐसे तो कोल्ड कैनवासिंग तो होता ही रहता है, मैं जिससे भी मिलती अच्छा, हूँ। मतलब आप कोल्ड कैनवासिंग हमेशा करते रहते? करती रहती हूँ, हाँ। जिससे भी, मैं ऑटो में जा रही हूँ या मैं बाइक में जा रही हूँ, पेट्रोल भी डाला, भाई कार्ड रख ले, कुछ तेरे को अगर जरूरत है, बीमा है क्या, नहीं है तो मेरे से संपर्क कर ले। अभी तेरे को जब टाइम होगा तो मैं नोट कर लेती हूँ, डेट ऑफ बर्थ नोट कर लेती हूँ, टाइम ले लेती हूँ, निकल जाती हूँ। और फिक्स मीटिंग भी करती हूँ, किनके साथ, जिसके साथ 3 मीटिंग या 4 मीटिंग होती ही रहती है। दिन के 3-4 मीटिंग करते ही करते। अच्छा, कितने बजे आपका काम कंप्लीट होता है शाम को? फिर घर भी संभालना पड़ता होगा। अभी तो सर ऐसा है, मैं घर भी वापस आती हूँ ना 6 बजे या 7 बजे ऐसे आती हूँ ना, तो उसके बाद आने के बाद भी लोग आ जाते हैं। हस्बैंड परेशान हो जाते हैं, अरे रुक ना, अभी कितना ये करेंगे, ये लोग आते ही रहते हैं। तो खाना भी पकाते समय आते रहते हैं, तो जैसे फोन भी चलते हैं, काम आने के बाद, एंट्री होने के बाद खाना पकाना, एक तरफ फोन हैंडल करना, कोई आया तो उसको भी हैंडल करना, सोते समय ये चालू ही रहता है सर, सिलसिला ऐसा खत्म नहीं होता। वेरी गुड। नहीं, अच्छी बात है। देखो, एंजॉय करते हैं, लोगों का भी काम होता है, जो आजू बाजू वाले लोग काम लेके आ जाते हैं। अच्छा, ये क्योंकि कोई कहता है ना सर, उनको दिन में टाइम नहीं मिलता है, वो बोलते हैं मैडम क्या करें, हम भी परेशान है, तो थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए ना, तो ना नहीं बोल सकते सर। अभी आपके संस्कार है, सबके संस्कार है, हम जो सेवा में है, सेवा का कार्य को कभी ना बोलना नहीं चाहिए। एकदम। तो अच्छा, अभी आपके कुछ सेलिंग आइडियाज बताइए, कैसे कैसे अच्छे सेल, बड़े सेल। आपने बहुत आउट ऑफ स्टेशन में भी आप बहुत अच्छा काम करते हैं, ऑनलाइन भी अच्छा काम करते हैं। वो दिन आपने जो बताया था बहुत मार्वलस बताया था। तो मैं चाहता हूँ अच्छी चीजें बताइए जो हमारे दर्शक है यूट्यूब के, उनको ऐसा लगे कि यार ये जयश्री कर सकते तो मैं तो आराम से कर सकता लगता है। हाँ, तो सर ये तो आप बातें सभी तो आपने सिखाई है, मेरी नहीं है सर। वो ठीक है, आपने लेकिन जो सिखाई देखिए, है, सिखाया हाँ, हमने, लेकिन प्रैक्टिकली हाँ, आपने किया ना। किया है, सही बात है। तो पकड़ के चुन के वो हो जाता है। तो इसमें क्या हुआ सर, जैसे अभी मैंने एक बड़ी पॉलिसी ली है, या 12 लाख कुछ ईयरली प्रीमियम है, 12,17,000, 1.5 करोड़ का बीमा है, पेंशन प्लान है। तो जो क्लाइंट है, मेरे हस्बैंड के पहचान वाले उनके दोस्त हैं, तो उनसे बात होती रहती थी। तो बोले करेंगे ना, एक आधा बीमा करेंगे आपसे, नक्की करेंगे। तो हम 3-4 साल से उनके साथ ये थे कि चलो, हम उनका बात करते रहते थे, फॉलोअप में थे। तो एक बार उन्होंने कहा मेरा एमडीआरटी का ये हो गया था, तो हम उनसे मिल के आए, लेकिन वो नहीं मिले थे, जिनके दोस्त नहीं मिले थे, उनके फैमिली से मिल के आए सर। तो फैमिली को बोले ठीक है करवा लो, लेकिन 1 करोड़ हम सिंगल में देंगे, खाली ऐसे बात हुई थी। लेकिन वहां भी सर, आपके हमारे जो इंस्टीट्यूट है आईओई, वहां के लोगों ने मुझे मदद की सर। वो थे वहां, फॉर्म भी नहीं था सर मेरे साथ, उनसे बात होने के बाद। तो अमोल शर्मा मतलब था हमारे, ये पार्टी कहाँ की थी? दिल्ली की थी। दिल्ली की पार्टी। आपने ऑनलाइन कन्विंस किया उनको? नहीं, हम जो ये गए थे ना, एमडीआई ट्रेनिंग के लिए गए हाँ जी, थे सर, एमडीटी ट्रेनिंग के दिल्ली लिए में। आपको हाँ, इनवाइट किया था, तो इनवाइट किया था, तो उस समय मैं गाजियाबाद में आप मिलने को गए थे? गए थे। हाँ जी। उस समय मेरे पास फॉर्म भी नहीं था, तो अमोल शर्मा जो हमारे इंस्टीट्यूट के हमारे साथ में पढ़ते हैं, तो उन्होंने मुझे फॉर्म के लिए मदद की थी। तो वहां पे अमोल शर्मा नॉर्थ को संभालते जा रहे, ऑल ओवर इंडिया लीड करते हैं, लेकिन नॉर्थ को संभालते हैं। तो उन्होंने आपको नंबर दे दिया कि भाई इनको कांटेक्ट करो, आपने को अपना आईओई का एजेंट आपको फॉर्म देके दे गया। तो वहां मैं गई, तो उनका तय हो गया था कि हम 1 करोड़ सिंगल में देंगे। तो मैं फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके लेके आई। उसके बाद फोन करती रही, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, उनका फोन नहीं लगता था। तो फिर बाद में उनका फोन लगा। तो उससे पहले हम कमिटमेंट कोर्स में सीखते रहते, बड़े आदमी से कैसे बात करने। उसमें तो कुछ ये नहीं था। वो इतने बड़े है कि 500 करोड़ का उनका एक साल का टर्नओवर है सर। तो इतने बड़े आदमी से कैसे बात करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये कमिटमेंट कोर्स में आप सिखाते हो सर। तो उस शिक्षा से मैंने उनसे बात करी कि सर,
आपको जैसे आप बोल रहे हो कि 1 करोड़ आप डालेंगे। 1 करोड़ आपको कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता, लेकिन मैं जो आपको देना चाहती हूँ ना, तो वो पूरा टैक्स फ्री आपके घर में आवे ना, तो इसमें मज़ा है सर। तो बोले क्या करना चाहिए? तो मैं बोली खाली सर ऐसे करिए ना, जो 1 करोड़ एक रकम में दे रहे हो ना, तो 1 करोड़ देने से बेहतर है आप 1 करोड़ हर साल मुझे दे दो। मैं तो 1.5 करोड़ की बात बोल रही थी कि मैं हर साल आपको एक महीने में हर महीने में 1 करोड़ आपको देती रहूँ, ऐसी मेरी ख्वाहिश है, टैक्स फ्री। तो बोले कैसे करना पड़ेगा? मैंने 1 करोड़ का प्रेज़ेंटेशन भी भिजवा दिया सर। तो बोले इतना नहीं कर पाएँगे मैडम। तो मैं बोली कि आप क्या चाहते हो सर? तो बोले 12 लाख कर दो। तो मैं बोली 12 लाख 1 महीने का? नहीं, नहीं मैं बोले मैं 12 लाख साल का 12 लाख साल का करूँगा। तो बोले ठीक है, चलिए सर। मैंने तो फिर एलआईसी की सभी लोगों ने भी मुझे हेल्प करी। उनको मैंने चेक भिजवाया, उन्होंने नेफ्ट से पेमेंट भिजवा दिया। फिर बाद में जो दिक्कतें आए सर फॉर्म के लिए, आपको तो पता है कितना बड़ा बंच बनता है, 1.5 करोड़ की कोई ज़्यादा ये नहीं। तो उसमें कंप्लीट करने के लिए सर पांडे जी करके हैं ना हमारे, हाँ तो जी, उन्होंने दिल्ली के। बहुत हेल्प करी सर उन्होंने। तो ये कैसे ना टीम वर्क रहता है सर, हम आगे आते हैं हीरो की तरह, बैक का सपोर्ट दिखता नहीं, लेकिन सब है ना एलआईसी के जो स्टाफ है, डेवलपमेंट ऑफिसर है, आप सभी लोग हैं, तो इसकी वजह से ऐसा बड़ा केस हो पाया। तो ऐसे हुआ। फिर बाद में मैं अभी ये डेथ क्लेम का थोड़ा इश्यू था, डेथ क्लेम इतने आए हैं हमारे पास ना, तो मेरे एक्जिस्टिंग क्लाइंट का भी ऐसा डेथ क्लेम आया था। उनके बहन के ये मिस्टर हस्बैंड जो एक्सपायर हो गए थे। हाँ तो जी। उन्होंने कहा कि मैडम आपका आवाज म्यूट हो गया। जयश्री, आपका आवाज म्यूट हो गया, माइक म्यूट हो गया। क्या रही सर? हाँ, अभी आ रहे, दोबारा बोलिए। हाँ सर, डेथ क्लेम मैटर था सर, उसको सेटल करने के लिए उन्होंने 3-4 पॉलिसी नंबर दे दिए थे। एग्जिस्टिंग क्लाइंट है, उनके जीजा का हुआ था एक्सपायर। तो मैंने सर्च किया सर पूरा, तो खाली 3-1 लाख का बीमा था उनका। मैं बोली सैलरी कितनी थी उनकी? तो बोले सैलरी थी लगभग 80,000 वगैरह, 80,000। तो मैं बोली सैलरी की साइज से आपने बीमा नहीं करवाया था? तो बोले वो क्या होता है? तो बोले बीमा तो 3 लाख का ही है, सैलरी 80,000 है। तो बोले हाँ, अभी तो इतना ही है, क्या करें? वो तो गए। मैं तो बोली फिर आपका भी वैसे है ना, आपने तो कहाँ बढ़ाया? ये डायलॉग से सर क्या हुआ, तो उन्होंने भी उनका इनकम का मुझे प्रूफ भेज दिया। बोले हमारा कितना होना चाहिए? तो उनका कुछ 10 करोड़ तक आया था। तो बोले अभी इतना नहीं कर सकते मैडम, आप स्टार्ट करवा लो। तो वही भी केसेस मेरे चल रहे हैं। एक का मैंने 1.5 करोड़ का पास भी हो गया है, नंबरिंग भी हो गया। तो वेरी चालू है गुड। फैमिली से। क्या होता है सर, ये प्लान क्या है, रिटर्न कैसे है, उससे नहीं बिकता। हाँ आप जी। डायलॉग क्या देते हो, उनको क्या हार्ट हार्ट को क्या टच होता है, या रियलाइज़ होना चाहिए सर। आप जो सिखाते हैं रियलाइज़ हो गया ना, तो आपकी ज़िम्मेदारी क्या है, हम क्या कर रहे हैं, क्या इनकम आ रहा है, कब कब मिलेगा, सही ये बात। फ़ायदेमंद है तो हो जाता है। और मेरे बहुत सा ऐसा काम होता है सर, जो एक्जिस्टिंग क्लाइंट है ना, तो वो ही रेफर करते हैं कि इनका करवा दीजिए, इनका करवा लीजिए, ऐसा होता है। मतलब आपका सर्विस एकदम स्ट्रांग है, क्लेम सेटलमेंट, फॉलो अप सर्विस एकदम स्ट्रांग है। अभी ये जो आया था ना सर, जो पॉलिसी का जो डेथ क्लेम का, वो कोपरगाँव करके है। हाँ जी। हमारा यानी नगर डिस्ट्रिक्ट में, हम नासिक डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं खुद जाके वहाँ पेपर वर्क करवा के, सभी काम करवा के उनका डेथ क्लेम सेटल भी कर दिया, पैसा भी मिल गया। वेरी गुड, वेरी गुड। यही तो मेन है ना। देखिए, मुसीबत के टाइम पे किसको आपने मदद किया ना, वो आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा और बहुत लोग को बताएगा कि ये लेडी अच्छी है, जयश्री मैडम ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और वो बहुत लोग को फिर बताते। हमारा जो मेन काम है ना, वो सेवा का, अच्छी सर्विस दे दिया, बिजनेस उसके बाद प्रपोज किया तुरंत मिल जाता है। कभी कभी तो नहीं मांगा तो भी लोग दे देते, बुला बुला के दे देते। तो यही आदमी ने, जब मैंने 1.5 करोड़ के उनका बीमा अभी कंप्लीट हुआ, तो बोले रिपीट क्या देंगे मैडम, थोड़ा तो ये होना चाहिए ना। मैं बोली देखिए, अभी जो मैंने काम किया है, आपका काम कितना ये वाला था, तो भी मैंने करवाया था। कैसे है ना, काम करने वाले बहुत लोग हैं।
लेकिन मैं ये जो आप बोल रहे हो ना वो काम नहीं करती है। आपको पूरा मैं जो रसीद दे रही हूँ इसको मैं ज्यादा करके फोकस नहीं करती, मैं सीधा ना बोलती हूँ। आपको अगर अच्छा लगे दूसरे से पास लेना है ले लीजिए, मैं नाराज नहीं होंगी। मैंने आपका पूरा काम करवाया है, मेडिकल करवाया है, सभी करवाया, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मुझे थोड़ा सा पैसे की जरूरत, कम करवा के देंगी, यानी मैं मेरे जेब से भरूं, ये बात अच्छी नहीं है। तो आपको अच्छा लगे तो दूसरे के बात नहीं, बोले मैं आपसे करवाऊंगा। तो मैं बोली मेरे पास जो स्टाफ है जो इतना एजुकेटेड है, मैं इनको सैलरी देती हूँ आपके लिए, आपका मेंटेनेंस के लिए। हम सॉफ्टवेयर जो यूज कर रहे हैं वो आपके लिए सर, जो फैसिलिटीज है ये सभी आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। हम कहाँ पूरा पैसा हम अपने जेब में लेके जा रहे हैं। सही बात। तो वो भी खुश हो गए, बोले आपका काम बहुत बढ़िया है। अच्छा, आपको कोई ऑब्जेक्शन बहुत आए हो, ऐसा कोई केस हो, कोई डिफिकल्ट केस हो, या फिर आपने बोला एजेंट को पॉलिसी बेचा, आपने एजेंट को खुद को पॉलिसी बेचा है, भाई को पॉलिसी बेचा है, बेटे को पॉलिसी, वो कैसे बेचा, उनकी एजेंसी चालू होने के बाद कैसे बेचा? हाँ, अभी जैसे मैंने बोला था सर, उनकी खुद की लड़की, पहला बीमा मेरा था जो मैं गई, उनकी उनकी आंखें नहीं थी सर वो मैडम की, और वो हाँ, तो उनका एज मेरी मम्मी की तरह था। लेकिन मैं बोली कि देखिए अंकल, मैंने अभी एजेंसी स्टार्ट की है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी शुरुआत आपसे हो। तो मैं उनसे बात करी, तो बोले हाँ ठीक है ना, तो तेरे तेरे आंटी का करवा ले। अभी मैंने देखा आंटी तो आँख भी नहीं है, ये भी नहीं थे। और मैं कभी ये बात है, मैंने जब 2008 की बातें स्टार्ट किया तब पहला पॉलिसी का मेरा ये अनुभव था। तो वो बोले करवा ले तेरी आंटी का। मैं बोली ठीक है। अभी उस समय था मार्केट प्लस पॉलिसी, और मार्केट प्लस में क्या था कि आप मेरी ये जो है उनका क्या LCC वो देना जरूरी है। अभी उनका यहाँ से हम नासिक डिस्ट्रिक्ट में है, सिन्नर में, और उनका ताराबाद यानी मालेगांव डिस्ट्रिक्ट में उनका मैका था। तो वहाँ उनका स्कूल से दाखला मिलवाना वो भी टफ था। लेकिन मैंने उस टाइम सबकी भगवान की और सबकी कृपा से वो मैंने मिलवाया। वो उनका अभी बोले तेरे, मैं बोली फोटो है क्या इनका आंटी जी का? नहीं, बोली फोटो तो नहीं है। फिर वो इनका इतना खुश थे कि मेरे मिसेस का तुम कर रही हो। उनको पूरा तैयार करके गजरा लगा के, दिखता नहीं था लेकिन मैंने उनको गजरा लगा के सब ये करके लेके गई, फोटो निकाला, अंकल को दिखाया, देखिए कितना अच्छा दिख रहे हैं आंटी, बहुत खुश हो गए, बोले बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो फिर उनका मैंने वो उस टाइम इतना टफ था, यानी उनका LCC नहीं मिल रहा था, फोटो नहीं था, तब उनकी लड़की एजेंट थी, मुझे पता नहीं था। लेकिन मैंने ये सब करवा के जब मार्केट प्लस की पॉलिसी कंप्लीट करके फाइल देने को गई, बोले हमारी खुद की लड़की है, लेकिन उसने इतना प्रयास नहीं किया जो तूने किया, तो बहुत आगे जाएगी। तब से वो आशीर्वाद उनका। अरे वाह। ऐसे दूसरा अनुभव ये है सर, ये स्कूल क्या है ना, स्कूल की मैडम थी, स्कूल के मैडम वो जो बोलते हैं ना मुख्याध्यापक करके थे मराठी इसके माध्यम में, तो उनका लड़का सर एजेंट है। तो उसमें मैंने क्या किया था, मैंने महिला दिन के टाइम उनका सबका मैंने ये किया था, कार्यक्रम किया था। तो वो कार्यक्रम में जो स्कूल की महिला है, गांव की महिला है, उनका सत्कार किया, उनको नाश्ता दिया, उनका सभी का गौरव किया। LIC के अधिकारी, हमारे जो डेवलपमेंट ऑफिसर है LIC के, हमारे जो लेडीज स्टाफ है वो भी आए थे, उन्होंने भाषण किया। फिर बहुत अच्छा फंक्शन हो गया। फिर उसके बाद मैं स्कूल से अटैच हो गई और मैडम से बात करी, तो मैडम ने उस टाइम उन्होंने भी बीमा ले लिया। वो बोली मेरा लड़का करता है बट इतना दिल से नहीं करता। दिल से करने की बात है ना सर, मैं ऐसे कोई मैं लेंगे या नहीं लेंगे, हमारा कर्म है बताना और करना। मैडम आपका क्या प्रॉब्लम है? मैंने उनका पैसा, एक पॉलिसी उनकी खत्म हो गई थी, फिर भी उनका कटिंग चल रहा था, वो भी पैसा निकाल के दिया। उनको अच्छा लगा, मैडम आप बहुत अच्छा काम करती है, तो हो गया। बाकी आपके कुछ एक्सपीरियंस बताइए कि कुछ पार्टी अपॉइंटमेंट नहीं दे रही थी, या कुछ ऑब्जेक्शन वाले कुछ आप बातें बताइए, आपको जो टफ ऑब्जेक्शन आया हो, ऐसे किस्से बताइए जिससे हमारे यूट्यूब के दर्शकों को एकदम मजा आ जाए। मजा आएगा।
ओके सर। अभी जो मेरी एक बड़ी पार्टी है, जो इनका मैंने बीमा घर में बहुत बार करवाया था, वो लेडी है, जेंट्स, उनके जो हस्बैंड है वो बीमा से बहुत नाराज रहते। ये बीमा क्या है, बीमा करेंगे तो हम मर जाएंगे। मैं बोली इतने लोगों का मैं हर साल 100 लोगों का 150 लोगों का बीमा करवाती हूँ, वो नहीं मर जाते, आप कैसे मरेंगे? मस्त जवाब दिया। ऐसे बातों से मुझे भगाते थे कि क्या बोलिए, ये। ऊपर से जो बीमा करवाता है वो नहीं मरता है। हाँ हाँ, क्योंकि जो आदमी बीमा करवा लेता है ना, उसके लिए उसके जेब से दान गया ना। आज जो हाँ प्रीमियम गया, वो प्रीमियम की वजह से किसी को डेथ क्लेम मिल रहा है, तो उसके हाथों से जाने अनजाने में दान हुआ, किसी विधवा को, किसी बूढ़े को, सबको दान हुआ, तो उसका मौत जल्दी नहीं होता है। मैंने देखा है जितने लोग इंश्योरेंस लेते हैं ना, उनकी मौत जल्दी नहीं होती, नहीं लेने वाले की हो जाती, हो या तो जाते फिर लिया है और प्रीमियम नहीं भरा तभी डेथ होता है। हो जाते। तो मैंने वो मुझे ऐसे करके भगा देते थे कि तुम आती हो ना तो अच्छी बात है, लेकिन तुम बीमे की बात करती हो ना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। ये क्या है ना, तो मारने मरने की बात नहीं चाहिए। मैं बोली मारने मरने की नहीं, मैं वापस पैसा दूंगी ना आपको, मैं कहाँ पूरा लगाने की कहती हूँ। नहीं, वो नहीं समझे, लेकिन उनके जो मिसेस है वो मेरी फ्रेंड है, तो फिर बाद में फ्रेंड बनी, यानी पहले तो कस्टमर ही थे, मैं ऐसे जाती फॉलो थी। अप करते 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 दोस्ती हो गई। हाँ, दोस्ती हो गई। नहीं, उससे पहले मैं हिंदुस्तान लीवर का प्रोडक्ट भी बेची थी सर, ओहो। तो ये मेरे दिमाग से थोड़ा निकल गया आयुष था। आयुष हाँ, तो आयुष। आयुष का प्रोडक्ट है ना सर, वो भी पावरफुल थे, तो उस उनकी मुलाकात उस टाइम से हुई थी, तो उनको प्रोडक्ट अच्छे लगे थे, तो इसकी वजह से उनकी मुलाकात होती रहती थी। तो मैं उनसे बोली कि देखिए अभी ऐसा है वैसा है, उनको बातें बताई। फिर उन्होंने कहा हाँ, हस्बैंड को नहीं बताना है, लेकिन मैं करवा देती हूँ। तो उसके बाद मैंने 2009 में ही 8 में एजेंसी ली थी, 9 में ही उनके बच्चों का 15-15 लाख का, उनका खुद का 15 लाख का, बच्चों का 15-15 लाख का बीमा करवा दिया। तो लाखों में उनका ही प्रीमियम आ गया सर। उसके बाद हर 1-2 साल में उनका बीमा लेती रही। अभी जो बड़ी पॉलिसी थी, तो उनका ऐसा एक्सपीरियंस था कि मैं बोलती थी कि अभी तो करो। मैंने बोले तेरी कार आने दे। मैं बोली मेरी कार भी आ गई। अरे तेरा घर हो जाने दे। मेरा घर भी हो गया ना। मैं बोली मेरी कार हो गई तो मेरे कार में से लेके जाऊंगी, और उनके पास जो कार है ना सर, 30 लाख ऐसे कार है। तो बहुत बड़ी पार्टी है, बट ऐसे मेरे को भगाते रहते थे। मैं बोलती थी इनका तो मैंने करवा दिया है, लेकिन आपका मैं करके ही रहूंगी, नहीं बोले मैं तेरे हाथ में नहीं आऊंगा। ऐसे होते होते जब मेरे को पता चला, अभी मेरी फ्रेंड है, उन्होंने बताया कि इन्होंने पॉलिसी ले ली दूसरे एजेंट से, देख तो कौन सा ली। तो उन्होंने ले लिया था जीवन लाभ, और 10 साल पैसा भरना है। मैं बोली अभी तो आपने वहां पॉलिसी किया, तो आप कैसे, अभी तो जिंदा है ना, तो मेरे पॉलिसी लेते समय के मर जाते हैं क्या, ऐसा क्यों करते हो? अभी मैं नहीं सुनूंगी, मैं आपको बड़ा पॉलिसी देके जाऊंगी। बोले हमारे पास पैसा नहीं है। मैं बोली मैं, आप पैसा मत दो, मैं पैसा मैं खड़ा करूंगी। मैंने उससे कहा, बोले कैसे करेगी, इनकम टैक्स का झमेला हो गया तो देख ले। मैं बोली नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगी ना इनकम टैक्स का। उनके सीए भी मेरे साथ रिलेशन अच्छे है सर, उनसे भी मैं बात करती रहती हूँ। तो ऐसा हुआ कि बोले कैसे क्या, बोले ये होगा। तो मैं बोली मैं करूंगी, उसके मिसेस को बताया पूरा, तो बोले है। तो फिर मैंने उनका 1 करोड़ का पॉलिसी का ये कर दिया जीवन उमंग में। तो बोले जीवन उमंग में नहीं चाहिए, पेंशन प्लान नहीं चाहिए, तो बोले उनका सभी पॉलिसी सर मनी बैक का है। तक आवेगी, वो बोलते मरने के बाद किसने देखा है, मेरे को झट से पैसा चाहिए। बोले ले लो, मनी बैक लेता है तो मनी बैक ले लो। तो 1 करोड़ का मैंने क्या किया, बच्चे का भी जीवन उमंग 1 करोड़ का, और इनका भी 1 करोड़ का। मैं बोली आपने दूसरे एजेंट से पॉलिसी लिया ना, तो मैं आपको एक बड़ा पॉलिसी खींचूंगी, मैं नहीं जाऊंगी, नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी, या सारे पॉलिसी विड्रॉल कर लो मेरे से। मेरा एक भी पॉलिसी आपके पास रखूंगी नहीं। आपने दूसरे के पास लिया ना, तो मैं एक भी पॉलिसी आपके पास रखूंगी नहीं। मैं बोले क्या करोगे, तो बोले नहीं नहीं ऐसे मत कर। मेरी सहेली बोली ऐसे मत कर, चल क्या बोलती है। तो मैंने उसको जीवन उमंग समझाया, नहीं तो मनी बैक समझाया, दोनों समझाए। बोले ठीक है, तू देख ले। मेडिकल हो गया, सभी हो गया, पैसा खाली 10,000 भरा था। तो मैंने क्या किया, उनके एग्जिस्टिंग पॉलिसी से 13 लाख का पूरा पैसा उठाया लोन पे। तो लोन उठा के उनको झट से एक दिन में ही, डेवलपमेंट ऑफिसर भी टॉपर है, तो उन्होंने एक दिन में पूरा पैसा उनके अकाउंट में आ गया। मैं बोली अभी पैसा तो आ गया है, लड़के का भी 8 लाख अब और आपका भी 8 लाख रुपए भर दीजिए।
बोले इतना बड़ा कैसे भरेंगे, आज तो पैसा तूने दे दिया, आगे आगे क्या होगा। मैं बोले आगे क्या भी तरतूद है ना आपके, बड़ा जो मैंने इतना स्टेट करवा दिया है, तो आप टेंशन मत लो, और अभी कभी ना कभी तो आपके पास कैश आ जाएगा। मुझे ये बताओ कि इतने साल आपने जो कमाया, वो आपका अकाउंट में कितना पैसा है और कितना सेफ है, ये बताओ। और मेरे पास कितना पैसा है और वो कितना सेफ है। मैंने कितने मिनटों में आपको पैसा दिया है, और जो अकाउंट पे पैसा है वो आपको कितने मिनट सेफ भी है और मिलता भी है। तो ऐसा देख के उन्होंने क्या किया कि बोले ठीक है। फिर उन्होंने उतना नहीं लिया, 1 करोड़ का नहीं लिया, बट उन्होंने 65 लाख का मनी बैक ले लिया। तो ऐसे दादागिरी से उनके साथ थोड़ा सा ये करके पॉलिसी भेज दी, और उनके लड़के की भी 1 करोड़ की सैंक्शन है, अभी देखेंगे कैसे होता है, ऐसा आता है। आपका एफटीएस कॉर्पोरेट और कमिटमेंट के बाद का एक्सपीरियंस बताइए। ये कोर्स ज्वाइन होने से आपको क्या फर्क पड़ा? मैं आपको कुछ गुड न्यूज देना चाहता हूं। ये कमिंग 12 तारीख को, कमिंग 12 अगस्त को शाम को 6:30 से 8:30 बजे मैं आपके लिए बहुत फैंटास्टिक सब्जेक्ट लेके आ रहा हूं, बिग बिजनेस थ्रू स्मॉल स्टेप्स। छोटे छोटे कदमों से बड़ा बिजनेस कैसे होता है। बहुत लोग आपको जान के सरप्राइज हो जाओगे कि छोटे स्टेप से बड़ा बिजनेस कैसे होता है। और मैंने आज तक देखा है हमेशा छोटी चीज बहुत असर करती है, और उसका सब टाइटल है स्मॉल स्टेप मेक्स मोस्ट डिफरेंस, और दूसरा टॉपिक है लिटिल एक्स्ट्रा मेक्स बिग इम्पैक्ट। ये दोनों सब्जेक्ट ऐसे रहेंगे कि आपको कहाँ छोटा छोटा क्या क्या करना चाहिए। अभी जयश्री मैडम ने भी आपको बहुत कुछ बताया, छोटा छोटा हम क्या करते हैं। छोटे 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 एक्शन हमारे है ना बहुत बड़ा रिजल्ट लाते हैं। एमडीआरटी करना है, सीओटी टीओटी करना है। मैं आपको ऐसी ऐसी चीजें इस सेशन में बताऊंगा कि आपको ये 2 घंटे का सेशन है। सिर्फ अभी 500 रुपया फीस है, लेकिन आपके लिए भी अर्ली रजिस्ट्रेशन में 202 रुपया है। इसको आपने रजिस्टर करा लिया। इसके अंदर आप बैठने से आपको रियली सीओटी टीओटी करने के लिए क्या क्या जरूरी है वो आपको समझ में आएगा। दूसरा जो सेशन है सफलता के सूत्र, ये 11 तारीख को, 11 अगस्त को शाम को 9 से लेके 10 बजे तक यूट्यूब पे है। और सफलता पाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। दोस्तों बहुत लोग मेहनत बहुत करते लेकिन सफलता से दूर रह जाते, तो क्या तकलीफ है, उनको क्यों सफलता नहीं मिलती। और मेरे हिसाब से बहुत छोटी गड़बड़ होती है, या तो बहुत छोटी सी मिस्टेक होती है, और उनको ये सफलता से दूर रह जाते, वंचित रह जाते। इसके लिए मैंने हिंदी में दोनों सेशन हिंदी में, ये सफलता के सूत्र क्या है, ये पूरा यूट्यूब लाइव में फ्री है। आप अपने खुद देख सकते हो, अपने डेवलपर को भेज सकते हो। आप डीओ है तो सब एजेंट को फॉरवर्ड कर सकते हो। और ये मेरा यूट्यूब लाइव आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इसके बाद है दोस्तों, बहुत लोगों ने बेसिक और एडवांस कोर्स कर लिया, बहुत अच्छा उनको रिजल्ट भी आया, लेकिन जो सीओटी टीओटी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगर लेवल पे जाना, जैसे जयश्री मैडम ने भी बताया कि मैंने हाथ तो बढ़ा नहीं सकते, मेरे आवर्स नहीं बढ़ा, लेकिन हाथ बढ़ा सकता हूं, तो मैंने एम्प्लॉय बढ़ा लिए। और आज उन्होंने दोनों ऑफिस में 2-2 4-4 एम्प्लॉय रखे हैं, तो उनका रूटीन काम नॉर्मल हो जाता है, और उससे हम कितने आगे बढ़ सकते हैं। और इसका जो पहला टॉपिक है ना, बी कॉर्पोरेट टू रीच टीओटी। कॉर्पोरेट कोर्स करना है, लेकिन कॉर्पोरेट खुद को बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारे साथ काम कब करेगा। लेकिन हमेशा ना कॉर्पोरेट लोग है ना, कॉर्पोरेट से जनरली काम करते, चालू एजेंट से काम नहीं करते। इसके लिए भी जयश्री मैडम ने क्या बोला कि मैं सिन्नर में ऑफिस खोली है, बिजनेस इंडस्ट्रियल एरिया है, उन्होंने उधर ऑफिस खोली। तो ऑफिस खोलने से उनको क्या पता चलता है, ये कोई स्टैंडर्ड एजेंट, और ऑफिस कैसे खोलना, क्या करना, एम्प्लॉय को कैसे करना, बिजनेस, इसमें पूरा बिजनेसमैन का बात कि बिजनेस कैसे करना, बिजनेस के अंदर एंट्री कैसे लेना, सभी जगह एंट्री कैसे लेना। अच्छा, बिजनेस कॉर्पोरेट पॉलिसीज क्या है, ग्रुप ग्रेजुटी क्या है, ग्रुप इंश्योरेंस क्या है, ईडीएलआई क्या है, सुपरएन्यूशन क्या है, कीमैन पॉलिसी क्या है, पार्टनरशिप इंश्योरेंस क्या है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, क्योंकि आज की तारीख में ये सभी पॉलिसी में लाखों करोड़ों का प्रीमियम आता है दोस्तों। लेकिन हमारे कुछ दोस्तों को इसका टेक्निकल नॉलेज या तो उसको कैसे प्रेजेंट करना वो नहीं होता है, बाकी हमारे एम्प्लॉय को कैसे आगे बढ़ाना, और अलग अलग ऑफिस या तो ज्यादा ऑफिस कैसे खोलना,
लेकिन टीओटी अगर पहुंचना है, कॉर्पोरेट कोर्स इज मस्ट। और दोस्तों 28 तारीख को शुरू है, 28 और 29 को पहले 2 दिन है। ये टोटल 8 दिन का सेमिनार है, सुबह 9 से 12 बजे तक और शाम को 3 से 6 बजे तक। 8 दिन रहेगा, हर महीने में 2 दिन रहेंगे। और आपको शुरुआत में ही उसका डेट दिया गया है 28-29 अगस्त, 25-26 सितंबर, 30-31 अक्टूबर और 27-28 नवंबर। ये 8 महीने का डेट ऑलरेडी दे दिया है। और ये हर एक दिन में आपको ऐसा लगेगा यार मैं अनेकों टीओटी कर सकता हूं, एक टीओटी नहीं। तो आपको जिसको भी आगे बढ़ना है ये कर सकते हैं। और दोस्तों और एक बात है कि बहुत लोग मैंने देखा है पहले कुछ काम नहीं होता था, एक लेवल पे पहुंच जाते, टॉप लेवल पे, और उसके बाद अभी जिसका एमडीआईटी ने एमडीआईटी हो रहा है, लेकिन अभी 4 साल से एमडीआईटी, 5 साल के एमडी, 8 साल से एमडीआईटी, 10 साल से एमडीआईटी, उनको भी लग रहा है यार मैं एक ही लेवल पे हूं। अच्छा, मेहनत भी करते हैं, दिल से काम भी करते हैं, डिफरेंट कोर्सेज भी करते हैं, लेकिन ये जो नेक्स्ट लेवल का कोर्स है ना, मैंने इसके लिए बनाया कि वो लोग क्या डिफरेंटली किया और आगे बढ़ गए। वो लोग क्या किया तो सीओटी बन गए। तो पहला टॉपिक है व्हाई दे अचीव्ड सीओटी ऑन टीओटी, उन्होंने क्यों अचीव किया। दूसरा सब्जेक्ट है हाउ दे अचीव्ड सीओटी टीओटी, उन्होंने कैसे अचीव किया। तीसरा सब्जेक्ट है व्हाट दे डिड टू जंप नेक्स्ट लेवल, दूसरे लेवल पे पहुंचने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। और मेरे कुछ एक्सपीरियंस है, हमारे पार्टिसिपेंट के कुछ एक्सपीरियंस है। एक छोटा सा चेंज किया और एक पार्टी से एमडीआईटी किया, मैंने खुद ने भी किया हुआ है। और चौथा सब्जेक्ट है विच एडवाइस मेड देम बिग एजेंट, कौन सी एडवाइस दिया जिसकी वजह से बड़े एजेंट बन गए। और बड़े एजेंट का मतलब कॉर्पोरेट क्लब के एजेंट है, टीओटी एजेंट है, सीओटी एजेंट है, कैसे कर पाए। दोस्तों वेरी नॉमिनल प्राइस है, अभी ये इनॉग्रल ऑफर चल रहा है। फर्स्ट 100 रजिस्ट्रेशन तक खाली 3600, अगर वो क्रॉस हो गया होगा तो भी 4800 रुपये आपको लगेगा। 16, 17, 18, 19 अगस्त को है। और ये 4 दिन शाम को 6 से 8, सिर्फ 2 घंटा, लेकिन 2 घंटे में जो हर एक सेशन होगा ना, आपका दिमाग बदली कर देगा। आपको लगेगा यस मैं रियली सीओटी टीओटी पे पहुंच सकता हूं। ये पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 सितंबर में होने जा रहा है। और दोस्तों बहुत लोग बिजनेसमैन के पास एंट्री लेना चाहते हैं, उनको डीप में जनरल इंश्योरेंस का नॉलेज होना चाहिए। तो हमारे पास टाइम की कमी होने के बाद सितंबर और अक्टूबर में 27-28 सितंबर और 25-26 अक्टूबर को 4 दिन का जनरल इंश्योरेंस का कोर्स है। और मैं सच बताता हूं, ये कोर्स कर लेने के बाद आपको लगेगा यार 99% लोगों के पास परफेक्ट पॉलिसी नहीं है, उनके पास इंश्योरेंस होने के बाद भी वो लोग को क्लेम बरोबर नहीं मिलने वाला, ये मेरी गारंटी। तो क्या करना चाहिए, कैसे सीखना चाहिए, इसमें साइबर क्राइम है, लायबिलिटी इंश्योरेंस है, प्रोफेशनल इंडेमनिटी है, डायरेक्टर्स लायबिलिटी है, प्रोडक्ट लायबिलिटी है, पब्लिक लायबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्टर रिस्क पॉलिसी है, पॉलिटिकल रिस्क पॉलिसी है, टेररिज्म रिस्क है, मनी इंश्योरेंस है, व्हीकल इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस। मतलब इतने सब्जेक्ट है, 4 दिन में कवर करना बहुत भारी पड़ता है। फिर भी अभी कितना लंबा कोर्स बनाएंगे, तो 4 दिन का सेशन है। इसका एक सेशन है जीआईसी का, ये जीआईसी का एडवांस कोर्स है, बेस कोर्स है जीआईसी मार्केटिंग, वो एक ही दिन का हमने रखा है। तो उसमें आने के बाद, और लेकिन इसमें कोई भी बड़ी फैक्ट्री में आपको दादागिरी से काम करना है, मैं दादागिरी बोलता हूँ, जैसे जयश्री मैडम बोलते दादागिरी, ऐसे दादागिरी से अगर काम करना है तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए। फिर आप एजेंसी करो नहीं करो, दैट्स अ सेपरेट थिंग। और ये फुल डे सेशन है, 9 से 12 और 3 से 6, 4 दिन रहेगा। एक महीने में 2 दिन, दूसरे महीने में 2 दिन। और मैं और विजय बेलसरे हमारे पुणे के एक लीडर हैं, वो बहुत अच्छी तरह से इसको कवर करते हैं, तो हम दोनों साथ मिलकर इसको करेंगे। और दोस्तों आपको हमेशा के लिए एलआईसी के बारे में न्यूज, एलआईसी के कुछ सर्कुलर, मार्केटिंग वीडियोस, अपडेट्स, प्लान कॉम्बिनेशन, सभी इंफॉर्मेशन अगर आपको कंटिन्यूस मिलती रहे, क्योंकि अभी बहुत व्हाट्सएप ग्रुप बहुत हो गए, तो हर एक में भेजना, उससे तो अच्छा एक ही यूट्यूब में मेरे स्पेशल चैनल हमारे हर एक लीडर ने बनाया। मेरा यूट्यूब चैनल है @दीपक जोशी यूट्यूब चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने से आपको कंटिन्यूसली आईयूए के प्रोग्राम्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिला रहेगी, सब कुछ तो अपडेट आपको हमेशा मिलते रहेगा। तो आप अगर इसको आपने ज्वाइन कर लिया, देन यू आर
रियली अपडेटेड, आपको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी और न्यूज, और देयर आर लॉट ऑफ मेरे यूट्यूब वीडियोस मिले, ये जो अभी आप जयश्री मैडम देख रहे हैं उनका लाइव वीडियो भी उसमें आ जाएगा। सो आपके लिए एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा। सो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको देनी थी, दे दिया। यस जयश्री मैडम, अभी आप चैलेंजेस कि रिबेट कैसे हैंडल किया, पैसा नहीं कुछ को हैंडल कैसे किया, या कोई टाइम नहीं दे रहे उसको कैसे हैंडल किया, और दूसरी बात थी जो मैंने आपको बताया था कि आप ये बताइए कॉर्पोरेट कोर्स, एफटीएस और कमिटमेंट में आने के बाद या तो कंटिन्यूस एजुकेशन से आपको क्या फर्क पड़ा, और कंटिन्यूस एजुकेशन में नहीं थे तो क्या फर्क पड़ा? सर पहले तो मेरा तो ये चल रहा था कि मैं स्ट्रगल कर रही थी। हाँ जी। तो पहले स्मार्ट काम कैसे करना, तो ये कोई मुझे समझ नहीं आ रहा था। काम तो चल रहा था, काम चल रहा था, मजदूरी कर रहे थे, मेहनत बहुत कर रहे थे। हाँ तो स्मार्टनेस से कैसे काम किया जाए, तो उसका आइडिया है जो एफटीएस में आ गया सर। एफटीएस में जो एमएम चलती है, हाँ जी, मार्केट, हाँ एमएम में हम मिलते रहते हैं तो उसमें से भी फायदा होता है। हम जो 13 लोग हैं तो एमएम में मिलते हैं, आइडिया मिलती है, तो ये एफटीएस से सीखा है। कंटिन्यूअस हमने कितने पॉइंट किए हैं आज दिन में, उससे पता चलता है। काम होता था बट कितना काम हुआ उसका ट्रैकिंग भी नहीं था, वो भी एफटीएस में सीखे सर। एफटीएस में ये होने के बाद फंडामेंटल में भी ये सिखाया गया कि एलआईसी क्या है। खाली नॉलेज ठीक नहीं होता है ना सर, तो हम बात भी करने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि क्या है। हम जिस कंपनी को या कि जिसको हम ये कर रहे हैं, जिसका काम कर रहे हैं, उसके बारे में हमें अगर ठीक से पता ना हो। फंडामेंटल कोर्स में अगर किसी ने भी कर लिया, ये एलआईसी एजेंटों के लिए है, बाकी एजेंट के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें एलआईसी की कितनी बड़ी संस्था है, इसके कितने बेनिफिट्स है, बहुत लोगों को मालूम नहीं। अगर ये मालूम पड़ गया ना, आदमी किसी को भी आउट कर देगा, कोई भी कंपनी का आउट कर देगा। यस हमारी एलआईसी की ताकत क्या है? एलआईसी की ताकत की जो क्षमता है तो वो फंडामेंटल में समझ आ गई सर। फिर भी मैं ये कहूंगी कि एक बार करने से इतना नहीं समझ आता जितना हमें बार बार रिपीट करना चाहिए। जैसे हमारे घर में आप बताते रहते हो, अगर झाड़ू नहीं लगाया, हमने झाड़ू लगा के छोड़ दिया, शाम को भी दोपहर में हम झाड़ू लगाते हैं सर, क्यों? तो मिट्टी जम जाती है। वैसे भी दिमाग में थोड़ा सा कचरा आ जाता है, कोई बातें स्किप होती है, और आदमी को तो बोलते ही रहते हैं भुलक्कड़। तो इस वजह से थोड़ा सा मैं भी एक बार ही मैंने फंडामेंटल किया है, उसका भी फायदा होता रहता है सर। तो कंटिन्यूअस हम मीटिंग करना, उसका ट्रैकिंग रखना, मैसेजेस भेजना। अभी मेरा एक जो बड़ा क्लाइंट है वो बोलते हैं कि मैडम आपको फोन करे तो भी मैसेज आ जाता है, ये क्या सिस्टम है? ये सभी सिस्टम में आते हैं ना, तो उसका एक हमें सिस्टम में लाने का काम फंडामेंटल एफटीएस होता है सर। और दूसरा जो आपने बताया कि कारपोरेट कोर्स में बड़े कंपनी में एंट्री मारना, हमें तो बड़ा आदमी देख के ही घबराहट हो जाती है कि क्या बात करते हैं। तो इसमें वो ताकत आ जाती है कि हम किसी से भी बात कर सकते हैं, तुम बड़े हो या छोटे। टाइगर कभी टाइगर को नहीं खाता है, वैसे आपने बताया है। हाँ, टाइगर को टाइगर से डर नहीं लगता है। तो हमें बड़े आदमी से क्यों डर लगता है? बड़े आदमी से डर इसके लिए लगता है कि हमें पता ही नहीं में टाइगर है, नॉलेज में हम टाइगर है, तो हमें डर नहीं लगता, सामने वाला फिर दोस्त बन जाता है। हाँ, तो छोटे आदमी को तो मिलते रहते, कंफर्ट रहते, बड़े आदमी को भी मिलते हैं, तो कंफर्ट में कैसे रहे, बर्ताव कैसे करे, हमारा लाइफस्टाइल कैसे हो, हम क्या पहने, क्या करें, और बड़े बड़े कारपोरेट में हम एंट्री कैसे मारे। तो कारपोरेट कोर्स वो जादू सिखाता है सर। तो उसमें भी मैंने एंट्री ले ली, तो लॉकडाउन की वजह से वो भी नहीं कर पाई, थोड़ा सा कर पाई, लेकिन कर रही हूँ। फिर ऑनलाइन आए ना, फिर ऑनलाइन कर लिया। हाँ, तो और अभी 28 तारीख को वापिस आ रहा है। करेंगी, मैं वापस करूंगी वो कोर्स भी ज्वाइन। और जो सीसी का है सर, सीसी तो क्या बोलते हैं ना, वो सबका मास्टर कोर्स सीसी कोर्स है। सीसी में मैंने बहुत मेरे दोस्तों की भी लाया है, उसमें बाला साहब चौहान ने मुझे लाया था, मैंने भी बहुत लोगों को जुड़वाया है। तो सबसे फायदा इसमें होता है कि हर महीना जैसे झाड़ू लगाते हैं, बाकी कोर्सेस कैसे आ गया कर लिया छोड़ दिया,
ये सिटी में रहते हैं तो हर वीकली हम मिलते रहते हैं, नई बातें सुनते रहते हैं, और जब बाहर का काम सुनते हैं तो अंदर से फिर ज्यादा जोश आता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, क्या करें, नई आइडिया सुनते हैं। सही बात। दूसरे लोगों ने प्रीमियम जितना सुबह का 1 घंटा जो शेयरिंग रहता है, इसने 12 लाख लाया, इसने 10 लाख लाया, इसने एमडीआरटी हो गया, इसने सीओटी हो गया, इसने टीओटी हो गया, तो हमको लगता है हम किधर पीछे रह गए, और उससे डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज भी मिलता है। वो जो जो हमारे दिवेशा भाई है, वो जो सवेरे गाड़ी निकाल के चलते हैं, तो देखते हैं कि हम तो कितना पीछे हैं, तो इसका थोड़ा एहसास होता है। तो ये भी बहुत फायदा है। जैसे आप देखते थे कि 7 बजे मुंबई में क्लास चलता था, तो मैं रात को 11:30 बजे निकल के सवेरे 6:45 बजे मैं दादर में पहुंच जाती थी। लेकिन आज आप अपना इतना भाग्य है कि ऑनलाइन की वजह से जो आपका घर बैठ के देख सकते हैं। अभी सभी लोग वही बोल रहे हैं कि घर बैठ, सर ये ऑनलाइन वाला अच्छा है, घर पे बैठो आराम से सुनो, नॉलेज तो मिल ही जाता है। नॉलेज मिल जाता है। कैसे है ना, जैसे गाय का गोबर नीचे गिरता है तो उठाते हैं तो मिट्टी तो लटकने ही वाली है। नॉलेज का भी वैसे है सर, कोई ना कोई कोर्स करते रहेंगे ना तो ये मिट्टी हमें वो तो लगने ही वाली है। सही बात। तो वैसे है सर, कुछ ये जो कोर्सेस आते हैं उसकी वजह से हम क्या होता है, नया नया नॉलेज मिलता है। एक ही ऐसा ये मिलता है कि छुटकारा कि हम वहां से कुछ लेके आते हैं, तो ऐसा होता है सर फायदा। अच्छा, इस साल का आपका टारगेट क्या है और स्ट्रेटेजी क्या है? इस साल का सर मेरा टारगेट है सीओटी का। सीओटी मुझे 15/11/2021 में करना है। क्या है 15/11 को, क्या है? तो वैसे तो 11/11 को ही मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, बट तो 11/11 को ही कंप्लीट करो ना। ठीक है सर, 11/11 को ही करो। ये हस्बैंड को भी अच्छा, हस्बैंड को अभी से बोल दो कि आपके बर्थडे के ऊपर आपको मैं सीओटी गिफ्ट देने वाली। करूंगी सर 11/11 क्या उससे पैशन आता है, पैशन और हस्बैंड को भी लगे कि मेरी वाइफ मुझे कुछ गिफ्ट देना चाहती है। सही बात है सर। तो मेरा आगे चल के ये ख्वाब है कि यानी भगवान को और आपको सबको मैं ये आशीर्वाद चाहती हूँ कि हर दिन मुझे 1 करोड़ वाला, 1 करोड़ प्रीमियम वाला और 1 करोड़ सम एश्योर्ड वाला आदमी मिलता जाए, तो मेरा ख्वाब अच्छा बने। लेकिन उतना प्रीमियम की और उतने इसकी जरूरत नहीं, उसके लिए तो 10-15 टीओटी हो जाएंगे आपके। नहीं तो ये ख्वाब लेके चलेंगे। सीओटी जो करना है ना, उसके लिए आपका क्या प्लान है? इसके लिए सर मेरा ये प्लान है कि जो मीटिंग है, हर दिन का मेरा जो ये रहता है प्रीमियम अमाउंट है और कमीशन अमाउंट का ट्रैकिंग रखा है कि मैं कितना अर्न कर रही हूँ। जो मैंने सीसी के मास्टरमाइंड में बताया था। हाँ, बताया आपने, वो बनवा के लिया है, करवा के दिया है। तो आप हो, दीपक लाला सर है या मोदी सर है, नरेंद्र मोदी जी हमारे वापी के, सभी का सब गाइडेंस होता है, इसकी वजह से चल रहा है। तो मैं ये टारगेट लेके चल रही हूँ कि हर दिन का मेरा बड़ा सा टारगेट, यानी 20 से 1,000 रुपए या 20 में कमीशन अर्न कर पाऊँ, तो मेरा सीओटी का टारगेट 20,000 डेली का कमीशन आपको कमाना है। बढ़िया। तो इसके लिए आप 3-4 मीटिंग डेली की करते हैं और मेरे ख्याल से हो जाता है। 3-4 मीटिंग करती हूँ फोन पे या मैसेज करके, ऐसा भी चल रहा है। ऑनलाइन भी लोगों को बात करती रहती हूँ, मैसेज करती रहती हूँ, ऐसा भी होता है। और एक मैं बात बताऊंगी सर, मेरा भगवान पे जो भरोसा है ना, तो कैसे है, मैंने 2017 का जो एमडीआरटी किया था ना, तो 2018 में मेरा एमडीआरटी के लिए एक मैडम जी मुझे ऑफिस में मिल गई। वैसे तो आपने बताया है ना, कोल्ड कैनवसिंग में किसी से भी बात करके काम करवा लेते हैं। वो मैडम से मैंने बात करवाई, तो बोले मुझे चेक भरना है, कैश काउंटर पे वो मुलाकात हुई थी। तो मैं बोली ठीक है ना, भरवा देती हूँ। तो मैं बोली नहीं, मैं अभी एटीएम से जाके आती हूँ। मैं बोली नहीं, अभी टाइम खत्म होने को है, आप अगर निकल जाएंगे तो आपका पैसा नहीं भर पाएंगे। तो बोले ठीक है, आप मदद कर दीजिए। तो मैंने उनका प्रीमियम भर के दिया। मैं बोली मैडम कितना पॉलिसी, क्या, ये सब जानकारी लेने के बाद मैंने उस टाइम ये डायमंड पॉलिसी आई थी, तो मैं बोली देखिए मैडम, आपको कुछ करना है तो डायमंड चल रहा है तो खत्म हो रहा है तो ले लीजिए। बोली ठीक है, 5 लाख का दे दिया उनको डायमंड पॉलिसी। फिर आपके हस्बैंड क्या करते हैं, अननोन है, मैंने पॉलिसी ले ली, तो उसमें जानकारी तो लेते हैं,
मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे कंपनी में। मैं बोली तो सिग्नल तो मैं जाती रहती हूँ, वो कंपनी के बहुत लोग मेरे बीमे लिए हुए हैं, तो कौन कौन से स्टाफ में है? बोले नहीं ये वहां नहीं है, ये बाहर है, बाहर गांव है। तो मैं बोली, वो बोले मैं किसी को बताती नहीं, मेरे हस्बैंड आउट ऑफ है। मैं बोली आपने कितना त्याग किया है कि हस्बैंड आउट ऑफ है, आप यहाँ है, बच्चे भी इतने छोटे हैं, फिर आपने अच्छी तरीके से बीमा नहीं करवाया क्या? तो बोले हाँ पेंशन, मैंने पेंशन का छेड़ा उनको। मैं बोली बोले पहले पॉलिसी करवाते समय हमने एजेंट से बोला था कि हमें पेंशन प्लान का अरेंजमेंट करवा दो, उन्होंने नहीं करवा दिया। मैं बोली देखिए मैडम, उस एजेंट ने करवा दिया होता तो मैं नहीं मिलती ना, अभी उनकी भगवान की कृपा से मैं आपको मिल गई। तो मैंने उनको वो नवंबर महीना खत्म होने को आया था, मैं बोली दिसंबर तक उनका होना चाहिए पॉलिसी। फिर ऑनलाइन बातें, उनका वो व्हाट्सएप नंबर ले लिया, मैं व्हाट्सएप करती थी उनके हस्बैंड को वहां विदेश में। अभी मेरा इंग्लिश का भी टाइपिंग का गड़बड़ था, तो मैं मराठी में टाइपिंग करके उसको भेजती थी, वो भी मुझसे भेजता था। तो ऐसे चलते चलते मैंने उसको 1 करोड़ का बीमा पेंशन प्लान वाला बताया। वाह 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 वाह। तो वो बोले पेंशन इतना इतना बड़ा नहीं लूंगा मैडम। मैं बोली ठीक है आप आइए तो सही, हम रिपोर्ट करवा लेंगे, फिर ये हो जाएगा। बोले दिसंबर में तो मैं पक्का नहीं आऊंगा। मैं उनसे बातें करती थी कि आपको दिसंबर में आना है, आपका 1 साल का फायदा हो जाएगा, 1 साल आपको जल्दी से पेंशन चालू हो जाए, ये मेरे ख्वाब है। तो बोले कैसे क्या होगा? फिर मैं 1 तारीख को हर हर 1 तारीख को स्वामी समर्थ जी का पारायण करती हूँ। पारायण होने के बाद मैं नासिक में चली गई, उस टाइम 1 दिसंबर था, और मैंने 2 तारीख को मैं चली गई और मैडम को फोन लगाया, मैडम कहाँ पे है, कैसे है? मैडम बोली घर पे हूँ, और मेरे हस्बैंड आ गए बोले। मैं बोली हाँ हो गया। मैं बोली देखिए, फिर मैं तुरंत उनके पास डेवलपमेंट ऑफिसर और हमारी टीम पहुंच गई, बोले करना है ठीक। फिर 50 लाख का हमने करवा दिया, पूरा डॉक्यूमेंट कर दिया, और बोले कैसे आए आप, तो आने वाले नहीं थे, क्योंकि वहां बोले वो जो क्रिसमस वगैरह रहता है तो इन लोगों को छुट्टी नहीं मिलती। तो बोले उन्होंने कंपनी ने ऐसे वजह से भेजा कि आप जाओ और आपका मेडिकल करवा के लाओ। वाह वाह वाह। सर तो ये भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद, वो औरत को भी समझ आया कि कितना ताकत है इनकी मन्नत में, या जो इनको मिल नहीं भगवान रहा के था। ऊपर पूरी श्रद्धा रखी ना, एकदम सफल हो जाते। अच्छा, आपको जयश्री जी, आप फीमेल है तो आपको हाँ कोई ऐसे मेल के साथ काम करने को डर नहीं लगता है? चैलेंज कुछ नहीं आती है? कुछ कुछ नहीं लोगों को आती है। नहीं, चैलेंज कैसे है ना सर, कोई कोई अभी कैसा है ना, सभी उंगली एक जैसी नहीं, वैसे लोग भी वैसे नहीं होते। तो एक ही बार हुआ था, मैं जब नई थी, 2010 की बात है। तो 2010 में एक आदमी से मैंने बीमा करवाया था, मेरी बहन का पेंशन वाले थे, उनके घर में पॉलिसी हुई थी। फिर उन्होंने एक वर्ड यूज किया था कि बोले जयश्री मैडम आप हमारे लिए बहुत लकी हो, वैसे कोई फ्लर्टिंग वगैरह नहीं किया था, लेकिन फोन पे बात की थी। बोले आप हमारे लिए बहुत लकी हो। मैं बोली अच्छी बात है ना, मैं लकी हूँ, आप तो मैंने गाड़ी ले ली है। तो बोले, मैं बोली कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा किया। बोले लेकिन गाड़ी लेके मैं आऊंगा सिन्नर, तो आपको लेके घूमने जाना है, ऐसी बात करी थी। मैं बोली अरे आइए सही, लेकिन आप भाभी जी को और बच्चों को लेके आइए, मैं भी हमारे हस्बैंड को और बच्चों को लेके लेके जाएंगे। तो सही ऐसे बात। बाद में उसने कुछ छेड़ा नहीं, ऐसे कुछ बातें फिर बाद में नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और दूसरा जो होता है ना सर, तो हम भगवान को, मैं क्या करती हूँ कि आप है ना मेरे स्वामी जी हो, मैं ऐसे प्रणाम करके बात करती हूँ, वाह तो वाह। कोई अड़चन नहीं आती। हर एक में भगवान के दर्शन करते तो उसकी भावना साफ हो जाती है एकदम। हाँ, भावना में ही मैं ऐसे स्वामी करके प्रणाम करती हूँ, फिर बात करना चालू करती हूँ। तो वाह, अभी ऐसे फिर वापस ऐसा कोई किसी ने बात भी नहीं नहीं, करी। बहुत अच्छा लगा जयश्री। आपके जो भगवान के पास श्रद्धा है, माता पिता के आपके अंदर गुण है, और जो रियल सेवा करने का मौका है, आज आपसे वजह से हमारे यूट्यूब के दर्शकों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। अगर दिल से काम करते हैं तो भगवान भी दिल से देते हैं। बहुत अच्छा लगा जयश्री मैडम। थैंक यू। बहुत खूब। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं आपके जो सीओटी का सपना है 11/11/2021 को, उसके पहले कंप्लीट हो जाए, और आप अपने हस्बैंड को ऐसा एक बहुत खूबसूरत दिखाए। ऐसे स्वामी समर्थ को हम प्रार्थना करते हैं, और स्वामी जी तुरंत आपकी बात सुन लेते हैं, हमारी सबकी बात सुन लेते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने जो मुझे मौका दिया
और आप हमें सिखा रहे हो। आपका भी सर, आपके और भाभी जी को बहुत हमारी आयु आरोग्य और आनंद आपको प्राप्त होते रहे और आपका आशीर्वाद हमारे सर पे हमेशा बना रहे, यही मैं आपको सबकी मन्नतें पूरी हो जाए, ये मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। यू। थैंक यू।